हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों ये पार्ट 5 वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको यूजीसी नेट के द्वारा जो 25 सितंबर 2020 को जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट में, उन सारे क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूं। उन क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहा हूं, उसका डिस्कशन कर रहा हूं। तो अगर आपने अब तक पिछले पार्ट्स नहीं देखे, उन सारे पार्ट्स को आप जरूर देखना, क्योंकि इन सारे पार्ट को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस में पूछे गए थे और आपको कैसी तैयारी नेक्स्ट बार के लिए करनी चाहिए, आपको क्या चीज़ पढ़ना चाहिए। ये सारी बातें आपको क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन क्या था कि फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द मोबाइल एप्लीकेशन फॉर इमेज रिकॉग्निशन डेवलप्ड बाय द गूगल। तो यहाँ सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा कि गूगल के द्वारा एक ऐप को डेवलप किया गया है। ठीक है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको डेवलप किया गया है और वो जो एप्लीकेशन है वो कौन सा है इसमें से, और वो जो एप्लीकेशन वो एक इमेज रिकॉग्निशन एप्लीकेशन है। तो इमेज रिकॉग्निशन एप्लीकेशन क्या होता है? आपने देखा होगा, आपने यूज़ भी किया होगा गूगल लेंस को। ओके, गूगल लेंस को यूज़ किया होगा। ये गूगल लेंस क्या होता है कि जैसे ही आप गूगल लेंस को ऑन करते हो और किसी इमेज के सामने उसको उस एप्लीकेशन को ऑन करते हो तो वो आपका कैमरा ऑन हो जाता है और कैमरा ऑन होने के बाद उस पिक्चर को वो क्लिक करके वो उस पिक्चर के बारे में, उस इमेज के बारे में डिटेल्स बता देता है। ठीक है, तो यही क्या है, एक इमेज रिकॉग्निशन एप्लीकेशन है जो कि गूगल लेंस है। जिस प्रकार से क्यूआर कोड स्कैन किया जाता है पेटीएम से, तो उसी तरह का ये इमेज रिकॉग्निशन, क्यूआर कोड में क्यूआर को एक इमेज होता है, क्यूआर कोड एक इमेज है, उस इमेज को कैप्चर करता है पेटीएम के द्वारा। दूसरी तरह इमेज रिकॉग्निशन गूगल लेंस डेवलप किया गया, एक मोबाइल एप्लीकेशन जो डेवलप किया गया है गूगल के द्वारा। और उसी तरह एक और एप्लीकेशन था, गूगल लेंस से भी पहले एक और एप्लीकेशन आई थी गूगल की, जिसका नाम था गूगल गॉगल्स। ओके, शायद आपको पता ना हो, गूगल गॉगल्स गूगल लेंस से पहले थी और बाद में ही इस गूगल गॉगल्स का नेम चेंज होकर गूगल लेंस पड़ गया। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो जो मोबाइल एप्लीकेशन है गूगल का इमेज रिकॉग्निशन का, वो है गूगल गॉगल्स एंड गूगल लेंस। तो ये जो गूगल गॉगल्स है एक इमेज रिकॉग्निशन मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि डेवलप किया गया है गूगल के द्वारा, जिसके थ्रू सर्च किया जाता है पिक्चर्स को। एक हैंडहेल्ड डिवाइस है आपका स्मार्टफोन, उस स्मार्टफोन से उसे स्कैन करके उसके बारे में, उस इमेज के बारे में जानकारी ली जाती है, जो कि डेवलप किया गया है गूगल के द्वारा, जो कि एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जिसे पहली बार रिलीज़ किया था 7 दिसंबर 2009 को किया गया था। और इसका जो लास्ट रिलीज़ था वो 2018 को था, 2018 को, और 2018 के बाद से इस गूगल गॉगल्स को गूगल लेंस में चेंज कर दिया गया। ओके, सो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एम्प्लॉइज अ हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर देयर वर्क इज ऑफन कंसिडर्ड एज। तो सिंपल सा एक लॉजिक दिमाग में लगाने वाला क्वेश्चन था कि द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एम्प्लॉइज अ हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर देयर वर्क, यानी अगर किसी एम्प्लॉय को जो काम करने वाला है उसको एक हायर पोस्ट दे दिया जाए, एक हायर पोस्ट दे दिया जाए काम करने के लिए, तब उसे क्या कहा जाएगा? उसे जॉब इंजीनियरिंग कहा जाएगा, जॉब इनलार्जमेंट कहा जाएगा, जॉब इनरिचमेंट कहा जाएगा, या जॉब रोटेशन कहा जाएगा। तो जब एम्प्लॉय को जब जो पोस्ट पे वो काम कर रहा था, अब उस पोस्ट को हटाकर उसे एक बड़े पोस्ट दिया जाता है, बड़ा काम सौंपा जाता है, इसका मतलब वो उसका जो जॉब है वो क्या हो गया, इनरिचमेंट हो गया, यानी उसका जॉब अब पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया, उसकी सैलरी बेहतर हो जाएगी, है ना। सो यहाँ पर जो हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर देयर वर्क इज ऑफन कंसिडर्ड एज जॉब इनरिचमेंट। ओके, नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा। इसमें से कौन है जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा का पार्ट नहीं है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा क्या होता है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन होता है टू हेल्प द मैनेज अ रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, लाइक रिसोर्स टाइप, परमिशन एंड व्हेन एंड हाउ इट वाज क्रिएटेड। कैसे डेटा को कैसे मैनेज किया जाएगा,
कैसे क्रिएट किया जाएगा, कैसे परमिशन लिया जाएगा, कैसे रिसोर्सेज का यूज किया जाएगा। तो इस तरह के मेटा डेटा को एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा कहते हैं। और इसमें से कौन है जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा का पार्ट नहीं है, तो वो है रिलेशनशिप डेटा। रिलेशनशिप डेटा एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा का पार्ट नहीं है। ओके, सो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द फर्स्ट पब्लिक वर्जन ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम घोस्ट वाज रिलीज इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग नेम्स। कह कि एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका नाम है घोस्ट। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? जो कंटेंट को मैनेज करता है, जो कंटेंट को मैनेज करता है इंटरनेट पर। जैसे गूगल का ब्लॉगर है जिसमें ब्लॉग लिखा जाता है, तो जो ब्लॉग लिखा जाता है वो क्या है? गूगल का वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। यानी आपने जो ब्लॉग लिखा, जिसमें आपने इंटरनेट पर जो वेबसाइट बनाई, यानी इसे सिंपल सा आप समझ लो वेबसाइट। तो जो वेबसाइट होता है, वेबसाइट को जो मैनेज करता है, जो मैनेज करने का जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे वर्डप्रेस बहुत ही कॉमन है। वर्डप्रेस पर बहुत सारी वेबसाइट्स बनी होती है। गूगल का ब्लॉगर है, जुमला है, ड्रूपल है। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है दैट इज कॉल्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और ये हेल्प करते हैं कंटेंट को मैनेज करने में, वेबसाइट को मैनेज करने में। ओके, तो यहाँ पर घोस्ट नाम का एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे रिलीज किया गया था। किस नेम से इसे पहली बार रिलीज किया गया था? ओके, तो घोस्ट है एक फ्री ओपन सोर्स ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, रिटन इन जावास्क्रिप्ट and distributed under the MIT license, designed to simplify the process of online publishing for individual bloggers as well as online publication। ठीक, घोस्ट एक ओपन सोर्स ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है और इसे डेवलप किया गया था ब्लॉगिंग करने के लिए, ब्लॉग लिखने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए। और इसका जो पहली बार इसे रिलीज किया गया था वो था 14 अक्टूबर 2013। तो 14 अक्टूबर 2013 को इसे रिलीज किया गया था। ओके, तो यहाँ पूछा गया था कि घोस्ट जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है इसे किस नेम से रिलीज किया गया था? तो इसे किस नेम से रिलीज किया गया था? तो इसे किया गया था केरोक, KEROUAC, केरोक नाम से इसे पहली बार रिलीज किया गया था। ओके, फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द लिंक्ड ओपन डेटा प्रोजेक्ट ऑफ थॉमसन रॉयटर्स। तो यहाँ थॉमसन रॉयटर्स के द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जिसका नाम था लिंक्ड ओपन डेटा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें से कौन है जो लिंक्ड ओपन डेटा प्रोजेक्ट है? थॉमसन रॉयटर्स के द्वारा बनाया गया था। अम्बेल ओपन क्लासेस ग्रिड या जियो नेम्स। तो लॉन्च 2008 में इसे लॉन्च किया गया था जिसका नाम था ओपन क्लासेस इज अ फ्री वेब सर्विस प्रोवाइडेड बाय थॉमसन रॉयटर्स। तो थॉमसन रॉयटर्स के द्वारा एक फ्री वेब सर्विस प्रोवाइड किया गया था जिसका नाम था ओपन क्लासेस, जो कि लॉन्च किया गया था 2008 को। ठीक है, तो यहाँ जो ओपन लिंक्ड ओपन डेटा प्रोजेक्ट थॉमसन रॉयटर्स का था उसका नाम था ओपन क्लासेस। ओके, फिर यहाँ पर क्वेश्चन था कि कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक साइड दिया हुआ है, दूसरे साइड उसका डेवलपर के नाम दिए गए। तो बताना था कि कौन सा कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को किसने डेवलप किया है। और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा क्या होगा। तो जुमला बहुत ही फेमस एक कंटेंट मैनेजमेंट ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। और मैंने कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को अभी थोड़ी देर पहले बताया, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है क्या। तो जुमला एक फ्री ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो जिसका डेवलप किया गया पब्लिशिंग वेब कंटेंट, जो भी वेब पर कंटेंट है, जो वेबसाइट्स होती हैं उनको बनाने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए जुमला को बनाया गया है। और इसको पहली बार रिलीज किया गया था 22 सितंबर 2005 को किया गया था, जो कि लिखा गया है PHP पर। ठीक है, PHP एक लैंग्वेज है, उसी पर लिखा गया है इसे। फिर है ड्रूपल। तो ड्रूपल है एक ये भी है फ्री एंड ओपन सोर्स वेब कंटेंट मैनेजमेंट है और ये भी PHP पर लिखा गया, जिसे पहली बार
15 जनवरी 2000 15 जनवरी 2000 को पहली बार रिलीज़ किया गया था और इसका जो डेवलपर है उसका नाम था ब्राइस बटियाट, ठीक है, ब्राइस बटियाट और इसके डेवलपर थे और जो कि एक प्रोग्रामर है, जो कि एक क्या था, एक बेलिजियन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है और एक डेवलपर है किसके, ड्रूपल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के। ओके, फिर 2016 में 2016 में जर्मन पब्लिशर हर्बर्ट ब्रूडा, ठीक है, हर्बर्ट ब्रूडा मीडिया therefore established the थंडर कोलिशन नाम का जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है डेवलप किया गया हर्बर्ट ब्रूडा मीडिया के द्वारा। फिर एक टेक्स्ट पैटर्न, ये भी एक तरह का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि एक फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये भी बेस्ड है PHP और MySQL एक तरह का डेटाबेस होता है और ओरिजिनली डेवलप्ड बाय द डीन एलन एंड नॉट डेवलप्ड बाय टीम टेक्स्ट पैटर्न, ठीक है, और इसे रिलीज किया गया था 2003 में किया गया था। तो ये जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को, जो भी बहुत ही फेमस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उन सभी के बारे में आपको याद रखनी चाहिए बातें, ठीक, कब डेवलप किया गया है और किसने डेवलप किया गया, ठीक है, खासकर किसने डेवलप किया गया ये ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेसीडॉक के बारे में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है। डेसीडॉक वॉज फॉर्मली नोन एज, डेसीडॉक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जो डेसीडॉक है इसे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो SIB के नाम से जाना जाता था। तो डेसीडॉक है डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जिसे स्टार्ट किया गया था 1958 में किया गया था, जिसका पहला नाम था साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि एक डिवीजन है डिफेंस साइंस लैबोरेटरी का DSL का, विच इज नाउ नोन एज लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। जो DSL पहले जो नाम था डिफेंस साइंस लैबोरेटरी, उसी का नाम बाद में चेंज होकर लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर हो गया। तो ये डेसीडॉक है 1958 में, जो कि दिल्ली में है, जिसे पहला नाम था साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सो यहाँ एक अच्छा सा क्वेश्चन था कि हाउ मेनी कलर शेड विल बी डिस्प्लेड इन 11 बिट इमेज। अगर जो इमेज होता है उसमें अलग अलग तरह के क्या होते थे, बिट रेट होते हैं, ठीक है। तो वो जो बिट है वो आखिर अगर 11 बिट का कोई इमेज है तो उसमें कितने तरह के कलर्स होंगे, कितने कलर शेड्स होंगे, ठीक। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक चार्ट बनाया हुआ है, इसमें बहुत ही क्लियर दिख जाएगा आपको कि अगर कौन सा बिट का अगर इमेज होगा तो उसमें कितने तरह के कलर शेड होंगे। तो अगर एक बिट का एक इमेज है तो उसमें जैसे आपको पता होगा कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये जो 3 कलर होते हैं प्राइमरी कलर्स होते हैं और इन्हीं कलर से मिलकर बाकी सारे कलर्स बनते हैं, जिसे सेकेंडरी कलर्स कहते हैं। तो अगर एक बिट का कोई इमेज है इसका मतलब उसमें 2 कलर शेड रेड के होंगे। अगर सिर्फ रेड की बात की जाए, अगर 2 बिट का है तो 4 होंगे, 3 का होगा 8 होगा, 4 का 16, 5 का 32, इसी तरह ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक। उसी तरह अगर ग्रीन की बात की जाए तो ग्रीन भी उसी तरह से होगा, अगर ब्लू की बात की जाए तो ब्लू भी इसी तरह से होगा, अगर ब्लैक की बात की जाए, अगर ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है तो ब्लैक भी उसी तरह से होगा और व्हाइट भी उसी तरह से होगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखो, अगर चूंकि एक कलर फोटो होता है, कलर इमेज होता है, एक कलर पिक्चर होता है, तो उस कलर पिक्चर में रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों तरह के कलर का कॉम्बिनेशन होगा और इससे अलग अलग तरह के कलर्स बनेंगे। तो कितने तरह के कलर्स बनेंगे, तो इन सबको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पर उसका वो टोटल कलर्स निकल जाएगा। यानी अगर कोई कलर कोई पिक्चर कलरफुल है, उसमें कलर्स है, तो उसमें रेड, ग्रीन और ब्लू, अगर वो 1 बिट का इमेज है तो उसमें 2 रेड होंगे, 2 ग्रीन होंगे, 2 ब्लू होंगे, यानी टोटल 8 तरह के कलर्स उसमें मौजूद होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 11 बिट के बारे में पूछा गया था, तो 11 बिट इमेज में कितने तरह के कलर शेड बनते हैं, तो 11 बिट में 2048 तरह के कलर शेड्स बनते हैं,
रेड के, उसी तरह ग्रीन के, उसी तरह ब्लू के, एंड ओवरऑल इतने सारे कलर्स उस पिक्चर में बनेंगे अगर वो कलरफुल पूरी तरह से हर एक तरह के कलर्स उसमें मौजूद हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया ये बात। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है लैंग्वेज के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसके इन्वेंटर के बारे में पूछा गया था कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन से इन्वेंटर हैं। ठीक है, तो जावा है, जावा बहुत ही फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा है 1991 में इसे रिलीज किया गया था और इसके जो डेवलपर थे, इन्वेंटर थे, उनका नाम था जेम्स ए गॉसलिंग। फिर है लैंग्वेज सी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी 1971 में से लॉन्च किया गया था जो कि डेनिस रिची के द्वारा किया गया था। फिर है कि लिस्प है, 1960 में जॉन मैकार्थी है और बहुत ही फेमस पाइथन लैंग्वेज है जो 1990 में आया था जिसे गुइडो वान रॉसम के द्वारा इन्वेंट किया गया था, डेवलपर थे। ओके, फिर आप क्वेश्चन है कि सम टर्म्स मे बी रिलेटेड टू मोर देन वन ब्रॉडर टर्म एंड मोर देन वन सेट ऑफ नैरोर टर्म, सच रिलेशनशिप इज कॉल्ड। कह रहा है कि कुछ जो टर्म होते हैं वो रिलेटेड है मोर देन वन ब्रॉडर टर्म, यानी एक या एक से अधिक ब्रॉडर टर्म से रिलेशन रखते हैं और रिलेशन रखते हैं किसके साथ, एंड मोर देन वन सेट ऑफ नैरो टर्म, और एक मोर देन वन सेट यानी एक या एक से अधिक सेट नैरो टर्म से रिलेशन रखते हैं। तो इस तरह का जो रिलेशन यानी ब्रॉडर टर्म के साथ भी रिलेशन रखना और नैरो टर्म के साथ भी रिलेशन रखना, तो इस तरह के जो रिलेशन रखने का जो टर्म होता है, ठीक, इस तरह के रिलेशन को क्या कहा जाता है, इस तरह का जो रिलेशन टर्म रखते हैं इस तरह के रिलेशन को क्या इक्विवेलेंस कहा जाता है, इंस्टेंस कहा जाता है, नॉन हायरार्किकल का है, पॉली हायरार्किकल। तो इस तरह के जो रिलेशन है इस रिलेशन को पॉली हायरार्किकल रिलेशनशिप कहा जाता है, यानी ब्रॉडर टर्म के साथ भी रिलेशन है, नैरो टर्म के साथ भी रिलेशन रखता है, यानी एक से अधिक रिलेशन रखता है, यानी पॉली हायरार्किकल रिलेशनशिप इसे कहा जाता है। ओके, सो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, समाप्त होती है। तो इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप उस वीडियो को देखें, लास्ट तक देखना, इससे ही आपको ही फायदा होगा। और कोई भी परेशानी होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो कोई भी क्वेरी होगा, कोई क्वेश्चन होगा, किसी प्रकार के सवाल होंगे तो जरूर कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।